हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए सब लोग। अच्छा ये है। चलो बच्चों, शुरुआत करा जाए फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? ऑल गुड? शेयर कर दीजिए एक बार। सर जल्दी आइए। हाँ सर, आ गए सर। ठीक है। आज थोड़ी सी समस्या, हमारे संस्थान के जो इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू है। आज बार बार चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं। ठीक है, जिसके कारण कभी एसी बंद हो जा रही है, कभी कैमरा बंद हो जा रहा है। बट कोई बात नहीं, ये टेक्निकल इश्यूज़ भले आएंगे, बट हम लोग डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं आप लोगों को क्लास पढ़ाने के लिए। तो हम लोग हैं, पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास बहुत धमाकेदार थी, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। आपके कमेंट से आपका जो प्रत्युत्तर आया, जो आपका रिप्लाई आया मेरे व्हाट्सएप पे, सब जगह पे आप लोगों ने लगाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे, और जो हमारा उद्देश्य है कि हम और आप मिल करके चीज़ों को आसान करेंगे। फ्लाईव्हील लगा दीजिए सर। ठीक है, फ्लाईव्हील लगाया जाएगा। फ्लाईव्हील लगाने से पहले फ्लाईव्हील पढ़ाना है, फ्लाईव्हील और गवर्नर के बीच का डिफरेंस समझाना है। ठीक है ना, फ्लाईव्हील का टार्क थीटा डायग्राम समझाना है। थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ानी है आपको। तो ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आज लाइव लर्नर की संख्या कम है, बट अपन को परेशान होने का नहीं है। जितने भी लोग हैं उतने को समझ में आ जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं किसी का नाम न ले पाऊँ तो आप परेशान न होइए। ठीक है, नाम में क्या रखा है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट का एक ही काम है कि उन्हें सीखना है। ठीक है, कुछ न कुछ सीखना है। अच्छे लर्नर बनिए, अच्छा कुछ सीखिए ज़िंदगी में। सीखने की प्रक्रिया को कभी ख़त्म मत करिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही बड़े आदमी बनेंगे, ये तय है। मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ अपने लैपटॉप को, ताकि मुझे मालूम हो पाए कि कितने लोग आ गए हैं। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फ्री बैच है यूट्यूब पर, ये लगातार चल रहा है। आपसे वादा हमने किया था कि हम फ्री बैच लेके आएंगे, और फ्री बैचेस लगातार चल रहे हैं। एक बार सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। अरे एक बार आप तो ये फ्री बैचेस चल रहे हैं आपके लिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। आपकी सहायता के लिए हम लोग चला रहे हैं चीज़ों को, और आप इसका एंजॉय भी कर रहे हैं। मैकेनिकल और सिविल आप पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी ही आप पढ़ना शुरू करेंगे। यूपी आर्मर, DFCCIL, जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। अभी हम लोग एक नई चीज़ भी लेके आने वाले हैं। अभी जैसे अभी आपका लाइव सेशन शुरू हो गया है, इसके अलावा हम लोग कंप्लीट पेपर डिस्कशन भी करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें भी शुरू करने वाले हैं, आपको बता दूं। अभी आपको देखिए लाइव प्रैक्टिस बैच तो मिल ही रहा है। क्या क्या आपको ना इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। लाइव प्रैक्टिस बैच तो मिल ही रहा है 3 PM से 7 PM। इसके अलावा आपको एवरी सैटरडे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास मिलती है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, कॉन्सेप्ट टॉक। एवरी सैटरडे आपको एक कंसेप्चुअल क्लास मिलती है, जिसका नाम हम लोगों ने कॉन्सेप्ट टॉक रखा है। ये मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है, या फिर आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे? थम्स अप वगैरह करके बताइए कि हाँ स्क्रीन पे कुछ हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस भी अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है ना, विल बी अनाउंस वेरी सून, बहुत जल्दी अनाउंस होगा। इसके अलावा ना हम लोग एक नया सेक्शन अभी टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं हम जल्दी ही। टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मेक माई करियर नाम से मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है बच्चों, हाँ अभी अभी चलने लगा। ओके गुड। हाँ हाँ, जी जी जी, ओके। इसके अलावा ना हम लोग अभी एक नया और चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं।
पेपर डिस्कशन, पेपर डिस्कशन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, जैसे यूपी आर्विनल का पेपर ले सकते हैं हम लोग, इसके अलावा DFCCIL का पेपर हम लोग ले सकते हैं, SSC JEE का हम लोग पेपर ले सकते हैं। इन सभी एग्जामिनेशन के पेपर ले आएंगे और पूरा पेपर डिस्कस करेंगे आपके सामने ही, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक पूरी टीम मिल के करेंगे। कुछ पोर्शन मैं कराऊंगा, थर्मल का सारा पोर्शन मैं कराऊंगा, फ्लूइड का पोर्शन मैं कराऊंगा, कुछ पोर्शन शिवेन कराएंगे, कुछ पोर्शन कमल पांडे सर कराएंगे। ये वो सारी चीज़ें जिनका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो पूरा फ़ायदा उठाइए आप। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं जो कि हम मेक माई करियर आपके लिए लेके आया है। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे आप, तो मैं बता दूं, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जो क्वेश्चन होगा वो किस पे होगा, वो क्वेश्चन होगा बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पर। किस पे क्वेश्चन है? बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पर। आइए जरा बायोन्सी एंड फ्लोटेशन को समझते हैं कि बायोन्सी एंड फ्लोटेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब देखो यार, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन के क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, थ्योरी क्लास प्रशांत बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने ना कई चीज़ें एक साथ शुरू करी हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि कुछ भी हम शुरू करें तो फिर वो बंद ना होने पाए, ठीक है ना। तो जो हमारा प्लान है कि हम जिस चीज़ को शुरू करें उसकी पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लें। तो प्लानिंग हमारी हो चुकी है, बस उसे इम्प्लीमेंट करने में जो चीज़ें की आवश्यकता पड़ रही है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, इट्स माई प्रॉमिस। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बायोन्सी एंड फ्लोटेशन की बात करें, तो आज हम लोग इसी के क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसका कुछ पार्ट हमने लास्ट टर्न पे भी आपको कराया था। इसका एक सेक्शन होता है, सर इन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक करंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल डिवाइस क्या है, स्टेबलाइजर बोल सकते हैं। पूरा क्वेश्चन बेटा फिर से लिखो, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग एक बातचीत ये करते हैं कि हम बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पढ़ने वाले हैं। बायोन्सी एंड फ्लोटेशन हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक फॉर्मूला आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के निकलते हैं। तो जरा हम लोग एक काम करते हैं कि उस फॉर्मूले को जरा हम 1 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है T = 2 पाई अंडर रूट में K/G × GM। ये फॉर्मूला होता है भाई, जहां पर ये क्या है, T क्या है, T है टाइम पीरियड, T टाइम पीरियड होता है। K क्या है, K है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसके अलावा आपका GM क्या है, GM है मेटासेंट्रिक हाइट। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस फॉर्मूले पे ना क्वेश्चन आते ही आते हैं। तय है कि एक आध क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। और ये G क्या है, ये G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला माय डियर फ्रेंड्स, ये वो फार्मूला है। दीपक, हम आपके सवाल पे आते हैं बेटा, जरा हम ये वाला काम कर लेना, फिर हम आपके सवाल पे आते हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू, डिस्कस करते हैं, जरा सो कंप्लीट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज होता है बायोन्सी एंड फ्लोटेशन में। मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं, चाहे फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। बिना इस फॉर्मूले के ना बायोन्सी एंड फ्लोटेशन के सारे सवाल नहीं लगा सकते हैं।
अभी जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं वहां पर भी इसका खूब यूज आएगा, बम्पर यूज आएगा। इस फार्मूले से मैं कुछ रिजल्ट्स निकालना चाहता हूं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस फार्मूले की सहायता से। क्या क्या रिजल्ट्स हैं देखिए, ध्यान से देखिए। तो टी और जीएम में क्या रिलेशन है, ध्यान से समझिएगा। टाइम पीरियड और जीएम यानी मेटासेंट्रिक हाइट में क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी क्या रिलेशन है बताइए, यानी क्या रिलेशन है बताइए। टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जीएम। जीएम बोले तो मेटा सेंट्रिक हाइट। टी और जीएम में इनवर्सल रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है ना। एक चीज ध्यान रखना, जो शिप होता है, जो शिप होता है आपका, शिप की जो स्टेबिलिटी होती है, शिप की जो स्टेबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जीएम से। जीएम मतलब मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है ना। यानी कि जीएम की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जीएम की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, शिप की स्टेबिलिटी उतनी ही बड़ी अधिक होगी, वो शिप उतना ही स्टेबल होगा। कौन सा शिप स्टेबल होगा? जिसकी मेटासेंट्रिक हाइट जिसका ज्यादा होगा। अब अगर बात समझिए कि टी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/GM के, इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको याद रखना है, इसके साथ साथ एक चीज आपको और याद रखना है, बगल में मैं यहां लिख दे रहा हूं, साइड में मैं लिख दे रहा हूं, सारी बातों को ना अभी एक साथ जोड़ दूंगा तब आपको मजा आएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं कि मेटासेंट्रिक हाइट is directly proportional to stability of ship. Metacentric height is directly proportional to stability of ship. ठीक है ना। ये दो बातें यहां से ध्यान रखिएगा। अब इन दो बातों को जोड़ करके मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। इसको मैं साइड से बंद कर दे रहा हूं यहां पे। ठीक है। अब जरा इस बात को समझो। हमने कोई एक केस ले लिया, अगर एक केस हम डिस्कस कर देंगे तो सारे केस अपने आप समझ जाओगे। हमने एक केस ले लिया, मान लो, क्या केस ले लिया? हमने ले लिया केस कि टाइम पीरियड इंक्रीजेस। कोई भी एक केस ले सकते हो, कुछ भी एक केस लेके मैं समझा दूंगा, फिर सारा कुछ आप मैनेज कर लोगे। मान लो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मान लो टाइम पीरियड बड़ा हो गया। अगर टाइम पीरियड बड़ा हो गया तो बताइए जीएम क्या हो जाएगा? जीएम छोटा हो जाएगा। यानी जीएम की वैल्यू घटेगी तभी टाइम पीरियड बड़ा होगा। तो टाइम पीरियड बड़ा होगा तो उस कंडीशन में जीएम निश्चित रूप से छोटा होगा। जीएम माने मेटासेंट्रिक हाइट। और अगर जीएम छोटा होगा तो स्टेबिलिटी और जीएम में आपस में रिश्ता है बराबर का। अगर जीएम छोटा हुआ तो शिप की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? घट जाएगी। बात समझ में आया? अब यहां पर ना एक टर्म और आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो शिप हमारा जा रहा है ना, वो किस प्रकार ऑसिलेट कर रहा है। आप जब जानते हैं कि जब कोई शिप जाता है, उस शिप को अगर हम टिल्ट कर दें, किसी एंगल पे हम उसको डिफ्लेक्ट करें तो उसमें ऑसिलेशन होता है। यूं मेरा मंडोले, मेरा तंडोले टाइप से डिफ्लेक्ट करता है ना वो। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड तो हमने यहां देख लिया, अब हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखना चाहते हैं। तो बच्चों, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। आप इतना जानते होंगे, मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि टाइम पीरियड जो है, टी क्या होता है? टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन,
या n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो देखो बच्चों यहां टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम अगर बढ़ा तो n क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आया? टाइम अगर बढ़ा, हाँ पिचिंग रोलिंग सब समझाएंगे अभी। टाइम अगर बढ़ा तो देखिए जीएम घटा, और जीएम घटा तो स्टेबिलिटी घटी। टाइम बढ़ा तो जीएम घटा, जीएम घटा तो स्टेबिलिटी घटी, और स्टेबिलिटी घटी तो टाइम पीरियड चूंकि बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, घट जाएगा। बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बात को समझिएगा। अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को रिलेट करना चाहते हैं पैसेंजर के कंफर्ट से। पैसेंजर के कंफर्ट से हम रिलेट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को। अब आप सपोज करिएगा किसी आप ऐसी शिप में हैं जहां ऑसिलेशन कम है। ऑसिलेशन क्या होता है कि पर मिनट या पर सेकंड कितने दोलन हो रहे हैं ना। ऑसिलेशन कम है यानी कि इस तरह कम ऑसिलेट कर रहा है। अगर ऑसिलेशन बढ़ जाता तो बार बार फ्लक्चुएट करता, बार बार ऑसिलेट करता। अब आप किसी ऐसी जहाज में बैठे हैं और आप दुबई जा रहे हैं और वो जहाज बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार ऑसिलेट कर रहा है, तो आप बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप कंफर्ट जोन में रहेंगे? क्या आपको कंफर्ट मिलेगा? आप किसी ऐसी जहाज में हैं जहां पर की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है। आप किसी ऐसी जहाज में हैं जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है। आप सपोज करिए किसी ऐसी जहाज में है जहां फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो क्या कंफर्ट रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कम है, जहाज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? कंफर्ट ज़्यादा रहेगा। यानी अगर n कम है तो कंफर्ट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अब देखिए एक ही सवाल में कितनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर पूछने वाला चाहे तो आपसे एक ही सवाल में कितनी सारी चीज़ें पूछ सकता है। एक ही सवाल में कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है अगर पूछने वाला चाहे तो। बोलो भाई सहमत है कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? ये लैपटॉप में मेरे कुछ प्रॉब्लम है क्या लगता है, स्क्रीन बार बार फ्रीज हो जा रही है, इसको जरा देखिएगा। एक ही सवाल में इतनी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। एक ही सवाल एक है, सिर्फ एक सवाल में बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ सीख सकते हो। थम्स अप करके बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ सीखने को मिला? थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताइए समझ में आया कि नहीं। बोलो भाई, मज़ा आया आपको? एक ही सवाल में कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं। टाइम पीरियड बढ़ा, मेटासेंट्रिक हाइट घटी, मेटासेंट्रिक हाइट घटी तो स्टेबिलिटी घटी, स्टेबिलिटी घटी, और टाइम पीरियड चूंकि बढ़ा है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में उल्टा रिलेशन है। टाइम पीरियड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन घटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर घटा तो फिर आपका कंफर्ट बड़ा हो गया। यानी देखो यहाँ से एक कंक्लूजन देख रहे हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? यहाँ से कंक्लूजन देखो, क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन है कि किसी शिप को ले लें, इससे ना कम से कम मैं 5 सवाल करा सकता हूँ। ठीक इसी कॉन्सेप्ट से मैं 5 सवाल करा सकता हूँ। मज़ा आ रहा है ना? बोलो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिर्फ एक चीज़ से मैं 5 सवाल करा सकता हूँ। बताओ, अगर एक शिप है और उस शिप में स्टेबिलिटी, कोई शिप है उस शिप में स्टेबिलिटी कम है, तो उस शिप में कंफर्ट क्या होगा? उस शिप में कंफर्ट ज़्यादा होगा। देखो, अगर स्टेबिलिटी कम है तो कंफर्ट ज़्यादा होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेसन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेसन। कोई शिप है, अगर शिप में
स्टेबिलिटी कम है तो कंफर्ट ज़्यादा होगा, या यूं कहो कि कंफर्ट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। चाहे शिप हो चाहे आपकी ज़िंदगी हो, जहां कंफर्ट ज़्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी। ऐसी जहाजें जिसमें कंफर्ट बहुत है, आप जाते ही नींद आ गई, इतना कंफर्ट है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, वो टाइटैनिक की तरह डूब भी सकती है। कितना सुंदर सा लेसन आपको मिल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास से कि जीवन में जहां जहां कंफर्ट कम है वहीं वहीं स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन ब्रेक कर दिया, अगर आपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं करी, आपका कंफर्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। आपका कंफर्ट अगर घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये जेईई का क्वेश्चन भी है और ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ भी है। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ भैया लोग, बात अच्छी लगी कि नहीं? कि किसी शिप के लिए आपसे पूछें कि स्टेबिलिटी अगर घटेगा तो कंफर्ट क्या होगा, कंफर्ट बढ़ेगा। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछ लेता है कि मेटासेंट्रिक हाइट, कई बार पूछ लेता है कि मेटासेंट्रिक हाइट अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा। एकदम तय मान लो कि मेटासेंट्रिक हाइट अगर बढ़ेगा तो शिप की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बोलो यार, अच्छी लगी बात लगता है बच्चों को? कमेंट नहीं आया अभी तक। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये जेईई एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है, ये जेईई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये एई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसी के हिसाब से आप बताओ, अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा, अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा, अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। देखो फॉर्मूला देखा था ना, फॉर्मूला, अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ये भी आपके जेईई परीक्षा का क्वेश्चन है। मैं तरह तरह के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं करा दे रहा हूं, आप वहां तो आराम से कर ही ले जाओगे। यस सर, अच्छी लगी बात, ठीक है। और देखो, अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा, अगर मेटासेंट्रिक हाइट, अगर मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा तो बताओ कंफर्ट क्या होगा, कंफर्ट क्या होगा बताओ। चूंकि मेटासेंट्रिक हाइट के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है कंफर्ट घटता है। कितनी सारे रिलेशन है ना, कितनी सारी बातें हम एक साथ बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है बच्चों। मुझे लगता है अब आपको भी ये रियलाइज हो गया होगा कि फॉर्मूला कितने काम का है। तो इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ये जो मैंने बताया है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको आप बिल्कुल रट लेंगे। रटने का मतलब समझ के रटेंगे, अच्छे से समझेंगे। समझ में आया? बोलो भैया। क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो घबराओगे तो नहीं ना, अब सिखा दिया ना, कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कॉन्सेप्ट सीख लोगे सब आसान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाना है, उसको भी सिखा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखाना है, एक कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको स्टेबिलिटी का, और ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। किसकी स्टेबिलिटी हम लोग चेक करना चाहते हैं? या तो हम चेक करेंगे सबमर्ज्ड बॉडीज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और या तो हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे फ्लोटिंग बॉडीज की। सबमर्ज्ड बॉडी की जब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो वहां तीन कंडीशन बनेगी, बी ऊपर जी नीचे, जी ऊपर बी नीचे, और बी और जी एक ही पॉइंट पर।
इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप लोग ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है ना, कॉपी और पेन लेके बैठा करो। सोनू धीमान कह रहे हैं हेलो प्लीज ट्विटर पर ट्रेंड कराइए यूपी ट्रिपल एस सी पेड डेट एक्सटेंडेड स्टूडेंट्स के लिए। ओके सोनू धीमान जी, हम लोग जरूर ट्रेंड कराएंगे। ओके सोनू धीमान जी की बात मानिए भाई, सब लोग ट्रेंड कराइए। छात्रों के हित में कोई बात होनी अगर है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर यहां पे हम लोग देखें फ्लोटिंग बॉडीज के लिए, फ्लोटिंग बॉडीज के लिए m ऊपर g नीचे, g ऊपर m नीचे, और g और m एक ही जगह अगर आ जाएंगे तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा, ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सारे सवाल इसी पे आते हैं, सारे सवाल इसी दोनों फार्मूले पे आएंगे बच्चों, सारे के सारे सवाल इसी दोनों फार्मूले पे आएंगे। मैं हट जा रहा हूं एक बार, आप चाहो तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, इसको शेयर कर दो यार। ठीक है, अब एग्जाम होना है नहीं होना है, ये छात्र आपके सामने हैं, आप डिसाइड कर लीजिए, मेरा काम तो पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं जरा क्या कहा जा रहा है। द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज ऑब्टेन्ड व्हेन। देखो फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी को ना अगर और डिटेल में जानना है, अगर फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी को और डिटेल में जानना है तो ये हमेशा याद रखो, ऊपर m होगा, नीचे g होगा, और यहाँ b होगा। फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी में 3 कंडीशन आप याद रखना। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन यहाँ है वही क्वेश्चन हर जगह पूछ ले, तो 3 कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, तीनों में कोई भी पूछ सकता है। पहली कंडीशन क्या पूछेगा? पहली कंडीशन है कि bm bg से बड़ा होना चाहिए, bm की वैल्यू bg से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी है gm की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, gm की वैल्यू, ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा है m इज एबव g होना चाहिए। यहां पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा? सी ऑप्शन लोग बता रहे हैं, सी मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव। हाँ सही बात है, मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी पॉजिटिव, तो फर्स्ट का सी पार्ट। अब इसमें से कुछ भी, इन तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन वो बना सकता है। यहाँ उसने ये बना दिया, हो सकता है कहीं ये बना दे, कहीं ये बना दे, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, कि मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कुछ लोग वीडियो में मतलब क्लास में आ जाते हैं और लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक न करने वालों को सीधे पाप लगता है ऑनलाइन क्लास में। फिर उसके बाद किसी अच्छे पंडित से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना पड़ता है और टीचर के नाम से 2100 रुपये की दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है, तब जाके पाप छूटता है। इसलिए लाइक कर लो, समझे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में बड़ी समस्याएं हैं ना, और ऑफलाइन क्लास में क्या था कि छात्र लोग जो है उनको हम लोग डांट के रखते थे। तुम लोग को तो नहीं, छोटे बच्चों को तो लोग मुर्गा बना देते थे ना। अच्छा, मैथ वाली क्लास में मास्टर साहब लोग बहुत मुर्गा बनाते थे छोटे में। मैथ्स की क्लास में टीचर्स लोग का मुर्गा बनाना सबसे फेवरेट काम था। हम लोग को जो मैथ्स के टीचर थे हमेशा वो मुर्गा बनाते थे। अच्छा, मेरे को ना आज तक नहीं समझ में आई कि मैथ वाले सर मुर्गा क्यों बनाते थे। तो मुर्गे की मैथ तो कोई बहुत तेज होती नहीं है, तो मुर्गा बनाने से मैथ कैसे सीख जाएंगे, नहीं समझ में आया। अब ऑनलाइन क्लास में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते कि आप लोग दूर हैं। तो चलिए सवाल लगाते हैं जो कर सकते हैं। द बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी फोर्स के बारे में कहा जा रहा है। देखो बच्चों, जब बायोन्सी फोर्स का जिक्र चले ना तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना, जब बायोन्सी फोर्स का जिक्र चलेगा तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट है, नो डाउट डी ऑप्शन करेक्ट है इसका।
डी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड का डी आंसर है। लेकिन बच्चों यहां पे ना एक शब्द लिखा है रिजल्टेंट, इसका बहुत ध्यान रखना। जब जब ना बायोन्सी फोर्स की या बायोंट फोर्स की बात आती है, तब तक आप क्या करते हो, आप कहते हो कि सर वर्टिकल फोर्स, सर वर्टिकल फोर्स को बायोंट फोर्स कहते हैं। नहीं, हमेशा इस बात का याद रखना, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स, रिजल्टेंट। कई बार ना यहां रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, कई बार यहां क्या लिखा रहेगा, कई बार यहां रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, कई बार यहां नेट भी लिखा रहता है। चाहे तो रिजल्टेंट लिखा रहेगा, चाहे तो नेट लिखा रहेगा। तो जब जब बायोंट फोर्स की बात हम करेंगे, बायोंसी फोर्स की हम बात करेंगे, तो हम रिजल्टेंट फोर्स को जरूर ध्यान से लिखेंगे। बिना रिजल्टेंट फोर्स के हम बायोंट फोर्स के बारे में सही सही डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब जब हम बायोंट फोर्स की बात करेंगे, हम रिजल्टेंट फोर्स जरूर लिखेंगे। समझ में आया ना? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए कहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मान लीजिए ये है सिलेंड्रिकल एलिमेंट है और ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है और ये क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, और ये दूरी मान लो h है। अभी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना, आप सब लोग एक सवाल बताइएगा, सवाल का आंसर आपसे पूछूंगा। हाँ, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी है, और यहां से यहां तक की दूरी है x1, यहां से यहां तक की दूरी है x2। ठीक है ना, दोनों दूरियां अलग अलग हैं। अब देखो, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है। यहां फोर्स क्या लग रहा होगा, रो जी। बोलो भाई, ये इतनी बात पकड़ में आ रही कि नहीं? ये कोई सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेना जरूरी नहीं है, हमने यहां ले लिया, आपका मन करे सिलेंडर ना लेने का तो कुछ और ले सकते हैं। आपका सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेने का मन ना हो तो कुछ भी आप ले लीजिए, सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेना ही जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखिए यहां दो फोर्सेस लग रहे हैं, किस फोर्स को आप बायोंट फोर्स कहेंगे? देखिए यहां पे रो एफ जी x2a, रो जी, और इसको मिला के रो जी वी होता है ना, रो जी वी। तो वॉल्यूम को हमने क्या लिख लिया, एरिया इंटू एक्स। समझ में आया ना? तो यहां पे एक फोर्स आएगा रो एफ, एफ मतलब फ्लूइड, जी और x2 इंटू ए, रो एफ जी x1a। यहां पे इस फोर्स को अगर हम F1 बोल दें और इस फोर्स को हम F2 बोल दें, तो मुझे आप बताइए कि बायोंट फोर्स कौन सा है इसमें? आप मुझे बायोंट फोर्स की वैल्यू बताइए। बायोंट फोर्स इसमें F1 है कि F2 है? बताइए, बायोंट फोर्स F1 है कि F2 है? मुझे जरा वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायोंट फोर्स, F1 की F2? बायोंट फोर्स की वैल्यू F1 है कि F2 है, बताइए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं F2 है। मुझे जानना है कि बायोंट फोर्स की वैल्यू, ये F1 वाली जो वैल्यू है, ये बायोंट फोर्स है या F2 वाली जो वैल्यू है ये बायोंट फोर्स है? बताइए, कितनी जनता F1 की तरफ है, कितनी जनता F2 की तरफ है? बहुत सारी जनता F1 की तरफ है, बहुत सारी जनता F2 की तरफ है। ठीक है, और जवाब दो, और जवाब दो तुम लोग। मैंने क्या बोला अभी, मैंने समझाया तुम लोग को, ना F1 बायोंट है ना F2 बायोंट है। बायोंट फोर्स हमेशा नेट फोर्स होता है, नेट वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होता है बच्चों, नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स।
ये होता है बायोंट फोर्स। नेट मतलब कि ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो एफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एफ जी एक्स टू ए माइनस रो एफ जी एक्स वन ए। ये जो फोर्स है ना, दिस इज द बायोंट फोर्स, दिस इज द बायोंट फोर्स। यही तो मैं समझा रहा कब से कि हम नेट फोर्स लेते हैं, तब भी तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, तब भी तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। समझ में आया? वी विल कंसीडर द नेट, द रिजल्टेंट बायोंट फोर्स, एंड दिस इज द रिजल्टेंट बायोंट फोर्स। ये आपका डीआरडीओ का क्वेश्चन है, डीआरडीओ में सेम क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह से। मैं हमेशा कहता हूं ना, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो अच्छे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कभी भी नहीं लगा पाओगे। इसके अलावा यूपी RVUNL में एई का क्वेश्चन है ये। समझ में आया? बहुत सारे लोग बता रहे हैं अब समझ में आ गया, पहले नहीं बताए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो क्या मतलब रह गया। कह रहा है शिप इंटर्स इनटू अ रिवर फ्रॉम सी। इधर सी है और इधर रिवर है, इधर सी है और इधर रिवर है। यहां समुद्र है और यहां रिवर है, ठीक है ना। इधर समुद्र है और इधर क्या है, रिवर है, ठीक है। अ शिप इंटर्स इनटू अ रिवर फ्रॉम सी। एक जहाज है, एक जहाज है, वो जहाज क्या करती है, वो जहाज, एक जहाज है, वो जहाज क्या करती है, समुद्र से आती है, समुद्र से आती है और रिवर की तरफ जा रही है, समुद्र से रिवर की तरफ जा रही है। तो कह रहा है कि क्या होगा, क्या वो थोड़ी सी उठ जाएगी, नहीं। क्या वो थोड़ी सी झुक जाएगी, बोलो यार, क्या वो थोड़ी सी डूब जाएगी। अच्छा भाई, आप लोग कह रहे हैं हाँ डूब जाएगी, आपका आंसर लगा दिया। क्या वो सेम लाइन पर रहेगी, नहीं रहेगी। क्या उसका लेवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। आपका आंसर है कि वो थोड़ी सी डूब जाएगी। बात सही है, आपने जवाब सही दिया है। मैं ये समझा देता हूं कि क्यों डूब जाएगी। क्योंकि देखो, एफ बी जो फोर्स होता है ये होता है रो जी वी। क्या होता है, रो जी वी। अब देखो जहाज वही है तो रो भी वही है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम जो इसका है वो भी कांस्टेंट है। क्या बदलेगा, रो, रो जो है वो बदलेगा। तो जो समुद्र का रो होता है ना, जो सी वाटर का रो होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है अपेक्षाकृत रिवर वाटर के रो से। अब समुद्र का चूंकि रो ज्यादा होता है तो समुद्र के केस में जो एफ बी की वैल्यू आएगी, समुद्र के केस में जो एफ बी की वैल्यू आएगी वो ज्यादा मिलेगी। रिवर के केस में जो एफ बी की वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी कम मिलेगी। तो जब यहां ज्यादा वैल्यू से आ रही थी, यहां जैसे वैल्यू कम हुई तो थोड़ी सी क्या होगी, सिंक हो जाएगी थोड़ी सी। समझ में आया? बोलो भाई, ये क्यों सिंक हो रही है जहाज, समझ में आया कि नहीं? ये सवाल बहुत पसंदीदा सवाल है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप लोग को समझ में आया हो तो जवाब दीजिए। फेवरेट क्वेश्चन है ये, फेवरेट क्वेश्चन। ड्यू टू द साल्टी वाटर, ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर। चलो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। चौथा क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, उसको भी मैंने स्किप किया है। 5वां लगाओ पहले, 5वां। सेंटर ऑफ बायोन्सी किसे कहते हैं? वो जहाज वाला क्वेश्चन समझ में आ जाए थम्स अप करके बता देना भाई, ठीक है ना। अभी कमेंट्स इसमें दिख नहीं रहे मुझे सही से। 5वां, द सेंटर ऑफ बायोन्सी इज, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है भाई?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एकदम गलत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बायोन फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम गलत है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बायोन फोर्स एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी एकदम गलत है। सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, उसका सेंट्रॉइड कहां है, वही पॉइंट सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बायोंसी कहलाता है। हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, पांचवा क्लियर है। छठा देखते हैं। छठा भी छोड़ते हैं, सातवां करिए। जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन उसे किसी और दिन करा देंगे, क्योंकि आज समय कम है, तो पहले आसान वाले निपटा देते हैं। जो थोड़े से डिफिकल्ट उसे कल करा देंगे आपको, क्योंकि आज काफी चीजें समझा दिए हैं ना, आज काफी चीज समझा दी है, तो जिस पे समझाए हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थोड़े से मुश्किल वाले हैं, उन्हें हम बाद में मैनेज कर लेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल आ गया। अ बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोटिंग कंडीशन है तो बस वही तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या फ्लोटिंग कंडीशन में केवल तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है कि ऊपर m होगा, नीचे g होगा, यहां b होगा। द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो हो ही नहीं सकता। मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है, सही जवाब मिल गया। मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो, नहीं हाइट जीरो नहीं, हाइट पॉजिटिव होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो सेंटर ऑफ बायोंसी कोइंसाइड विद, ये तो न्यूट्रल हो गया। 7 का आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। 7 का आंसर क्या मिल गया, बी पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं उसको आपको यहां मैं स्किप कर रहा हूं, कल वाली क्लास में उसको इंक्लूड कर दूंगा, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है ना, कि सर क्यों छुड़वा दिए, अगर छुड़वा दिए लगता है वही आ जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, तो हम लोग कल इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बायोंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, बायोंट फोर्स क्या होता है। बायोंट फोर्स क्या होता है, जवाब दीजिए आप लोग भाई, जवाब दीजिए। लेटरल फोर्स एक्टिंग ऑन द सबमर्ज्ड बॉडी, ये होता है। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सबमर्ज्ड बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन अ बॉडी, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग। 9 का आंसर इज डी पार्ट। 9 का आंसर है डी पार्ट। बायोंट फोर्स क्या होता है समझाया अभी आपको ना, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स होता है जो कि फ्लूइड के सराउंडिंग्स के कारण कार्य करता है। कोई बॉडी के आसपास जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड के सराउंडिंग के कारण ही एक फोर्स आता है जिसे हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। 10 का आंसर बताइए। When a body floating in a liquid displaced slightly, it oscillates about। कोई बॉडी है अगर वो फ्लोट कर रही है, कोई बॉडी है अगर फ्लोट कर रही है, कोई बॉडी है अगर फ्लोट कर रही है और इसे जरा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए थीटा एंगल से, तो ये बॉडी क्या करती है, ये बॉडी ओसिलेट करना शुरू कर देती है। कह रहा है कि किस पॉइंट के अबाउट ओसिलेट करती है। जिस पॉइंट के अबाउट ओसिलेट करती है उसी का नाम होता है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर इज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी स्टार्ट्स ओसिलेटिंग व्हेन इट इज ट्विस्टेड बाय सम एंगल थीटा। ओके, मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, बताइए भाई। ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनका आंसर तो आपको फटाफट देना चाहिए।
अब ये सब क्वेश्चन मेरे बताने का थोड़ी रह गया, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया आपको। मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 11 का आंसर क्या होगा? आप जवाब दीजिए। अभी तक कोई जवाब आया नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सामान्य बनना चाहिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जवाब दीजिए भाई फटाफट। 11 का डी, कुछ लोग कह रहे हैं 11 का डी। और ट्राई करिए दीपक, और ट्राई करिए। दीपक ने सब बता दिया कि सारे इसके आंसर होंगे। इलेवन का आंसर देखिए क्या हो सकता है। रोहित कुमार भी कह रहे हैं डी। और लोग बताइए क्या होगा, सारे लोग देखिए। मेटा सेंटर इज द पॉइंट, कुछ लोग कह रहे हैं ए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मेनी मैन मेनी माइंड्स, ऑल ऑफ द एबव। देखिए लगभग सारे मिलते जुलते आंसर हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो एसएससी जेईई ने माना था वो माना बी पार्ट। आंसर सारे मिलजुल जरूर रहे हैं, करीब हैं, क्लोज हैं, बट करेक्ट आंसर जो एसएससी जेईई ने माना कि बायोंट फोर्स एंड सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। सेंटर लाइन का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो लाइन है, ठीक है ना। बात उसी तरह से कुछ लिखी गई है यहाँ पे भी, बट करेक्ट आंसर जो जेईई ने माना था वो बी पार्ट माना था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है, कुछ लोग बी कुछ लोग सी कह सकते हैं, बट करेक्ट इज बी लिया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12वां बताओ। टू इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी के केस में दो इंपॉर्टेंट फोर्स कौन से होंगे? तो भैया फ्लोटिंग बॉडी के केस में दो इंपॉर्टेंट फोर्स होते हैं, एफ बी एंड डब्ल्यू। एफ बी का मतलब बायोंट फोर्स, एफ बी का मतलब है बायोंट फोर्स, और डब्ल्यू का मतलब है वेट। और वेट किसके कारण आता है? ग्रेविटी के कारण। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। 12 का करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। 13 देखो। अब देखो जो बैटल शिप होता है, दो तरह की शिप के लिए आपको ना मेटासेंट्रिक हाइट याद कर लेना। खासतौर पे सिविल के बच्चे हैं वो विशेष ध्यान देना, सिविल में बहुत पूछता है ये। बैटल शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट पूछता है, सिविल के बच्चों में बहुत पूछता है। और वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से लेकर के 3.5 तक। मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से लेकर के 3.5 तक बैटल शिप में। कभी कभी ना कुछ कुछ किताबों में वैल्यू थोड़ी सी डिफर भी करती है। ये एसएससी जेईई ने जिसको सही आंसर माना हमने उसको आपको बता दिया। 13 का बी नहीं हो पड़ा, 13 का सी होगा, 2.5 to 3.5। और पैसेंजर शिप के लिए या सेलिंग शिप के लिए कितनी होती है मेटासेंट्रिक हाइट? ये होती है 0.45 से लेकर के 1.25 तक होती है सेलिंग शिप के लिए। ये ना वैल्यू थोड़ी सी डिफर करती है, हर बुक्स में अलग अलग दे देते हैं लोग, बट इतना ध्यान रखिए कि सेलिंग शिप के लिए जो वैल्यू होती है वो कम होती है मेटासेंट्रिक हाइट की, और बैटल शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू होती है ज़्यादा होती है। बैटल शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखो बैटल शिप में क्या करेगा, बैटल शिप में जो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि बैटल शिप में स्टेबिलिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। शिप हमारी डूबनी नहीं चाहिए ना, हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। वहाँ कंफर्ट कम रहेगा चलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी कम रहेगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, जो आपकी सेलिंग शिप है वहाँ पे कंफर्ट भी ज़रूरी है, स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है,
स्टेबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेलिंग शिप में हम स्टेबिलिटी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, हम डुबा देंगे जहाज को, कंफर्ट जोन ही देखते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन हम जब बैटल शिप की बात करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्टेबिलिटी। तो आज तमाम सारी तकनीकी व्यवधान और समस्याओं के बाद भी क्लास सुचारू रूप से चलती रही और गजेंद्र सर ने बहुत गर्मी में क्लास पढ़ाई, चूँकि टेक्निकल इश्यूज थे, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था और एसी डिस्टर्ब था, नहीं चल पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे देखिए परिस्थितियां अच्छी होती गई, सामान्य होती गई और अभी खूब बढ़िया सा सारा इश्यूज भी समाप्त हो गया। तो इससे भी सीख लेने की बात है कि जैसे भी परिस्थितियां हैं हमें डटे रहना है। देर सवेर सूनर लेटर चीज़ें सामान्य हो ही जाती हैं अगर आप अपने जगह से नहीं हटने वाले हैं तो। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम दूंगा क्योंकि अब शिवेंद्र सर कास्टिंग पढ़ाएंगे। अब मैं आज चलता हूं आपसे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज की क्लास की शुरुआत में जो एक दो स्लाइड मैंने पढ़ाई है जिसमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला T = 2π√k/g। हाँ दीपक, मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? जो क्वेश्चंस हो व्हाट्सएप पे भी, दीपक का एक क्वेश्चन और रिप्लाई मुझे करना है। एक आध दिन से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया बच्चों का। मैं अब आज से थोड़ा फ्री हूँ, 2 दिन ज़्यादा काम था मेरे ऊपर तो थोड़ी सी व्यस्तता थी। अभी आज से मैं फ्री हूँ तो मैं सारे रिप्लाई व्हाट्सएप पे करना शुरू करूँगा। आप लोग संकोच ना क्या करो, व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, ठीक है? मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर, हो सकता है 1-2 दिन का समय लग जाए, कभी ज़्यादा बिजी हूँ तो आज अभी हम लोग इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जो आज की क्लास में हमने 1-2 क्वेश्चंस आपको स्किप कराए हैं उनका उद्देश्य यही था, कल उसे फिर से हम लोग कराएंगे। चूंकि हमने शुरुआत में जो पढ़ाया उस पर क्वेश्चंस करा दिए तो टाइम किल हो गया, कोई बात नहीं, फिर कराएंगे। और कल भी बायोन्सियन फ्लोटेशन पे ही चलेगा, 2-3 दिन अब चलेगा बायोन्सियन फ्लोटेशन का क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज फिर चलते हैं, अभी शिवेंद्र सर आएंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।